गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज इस्केमिया रिपरफ्यूजन इंजरी एंड फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी। तो इस्केमिया का अर्थ आपको पता ही है कि डिजीज स्टेट के अंदर जब ब्लड की सप्लाई किसी पर्टिकुलर एरिया जिसकी ऑर्गन इन्वॉल्व है, जिस डिजीज की बात हो रही है उसकी सेल्स जो है दे आर इंजर्ड इन एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है। और इसमें अपन ने इस्केमिया रिपरफ्यूजन इंजरी देखना है। इसका अर्थ ये है कि कुछ समय के लिए जैसे ब्लड बंद था और फिर आना शुरू हो गया, रिपरफ्यूजन हो गया उसका, तो क्या उसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इसके अंदर फ्री रेडिकल जो आपके स्पीसीज हैं, जैसे एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज हो गए, ठीक है, क्या वो इंजरी में इन्वॉल्व होती हैं या नहीं? तो कुल मिलाकर इसके अंदर आप देखेंगे कि इस्केमिया के 3 परिणाम निकलते हैं। पहला होगा कि इस्केमिया से रिवर्सिबल इंजरी होगी सेल को। दूसरा होगा इस्केमिया से इरिवर्सिबल इंजरी होगी। और तीसरा होगा इस्केमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी। ये जो थर्ड टाइप है इसमें जो है आपके फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो इन्वॉल्व होता है सेल डेथ के लिए। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो सेल है वो अपना स्टेटस रिस्टोर कर लेती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इस्केमिया हिपोक्सिया, रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो मे रिजल्ट इन द 3 टाइप ऑफ कंसिक्वेंसेस। 3 परिणाम निकलते हैं। कहता अगर काफ़ी समय तक अगर इस्केमिया रही, ठीक है, साथ में हिपोक्सिया तो होता ही होता है। तो पहला है फ्रॉम इस्केमिया टू आपका रिवर्सिबल इंजरी। So when period of ischemia is of short duration, reperfusion with resupply of oxygen restores the structural and functional state of the injured cell. That is reversible cell injury. तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का इस्केमिया था, कुछ ही देर के लिए ब्लड सप्लाई रुकी थी, लेकिन जब ब्लड सप्लाई आ गई तो उसके बाद क्या होती है, वो जो सेल है वो अपने स्ट्रक्चर भी नॉर्मल का बना लेती है और फंक्शन जो है उसके वो भी नॉर्मल काम करने लगते हैं। तो इस टाइप की इंजरी को रिवर्सिबल सेल इंजरी कहा जाता है, जो एक परिणाम है इस्केमिया का। दूसरा परिणाम फ्रॉम इस्केमिया टू इरिवर्सिबल इंजरी। अनदर एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम माने हद। Another extreme is when much longer period of ischemia has resulted in irreversible cell injury during ischemia itself. इस्केमिया के दौरान इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लॉन्गर ड्यूरेशन का इस्केमिया था। That is when so much time has elapsed that neither blood flow restoration is helpful nor reperfusion injury can develop. ये कह रहे हैं कि जब इतना समय निकल जाए कि ब्लड सप्लाई से कोई मदद मिल जाएगी या जो आपका ब्लड फ्लो रिस्टोरेशन हुआ है इससे कोई सहायता मिल जाएगी, या फिर जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ आई है उससे कोई मदद मिल जाएगी ताकि सेल अपना जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को रिस्टोर कर लेगी, ऐसा असंभव है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इस परिणाम के अंदर मेयर सेल डेथ इज नॉट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज। ये सेल डेथ सिर्फ ऑक्सीजन एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से नहीं है, बाकी कारण भी हैं जो आप पीछे आपने करीब यू हैव स्टडीड 9 to 10 उसको क्या कहेंगे, कंप्रोमाइज सिचुएशंस कहेंगे हम उसको, कि किस प्रकार से सेल डेथ होगी। सो बट इंस्टेड ऑन रिपरफ्यूजन देयर इज फर्दर मार्क्ड इंट्रासेलुलर एक्सेस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस ड्यू टू परसिस्टेंट सेल मेम्ब्रेन डैमेज। परसिस्टेंट का मतलब दृढ़ या सुदृढ़, ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लगातार जो है सेल डैमेज हुआ। तो वो सारे कारण आपको पीछे पता है। एटीपी कम हुआ था, एटीपी कम होने की वजह से साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ा था,
ठीक है, वो साइटोसोलिक कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ा और उधर माइटोकॉन्ड्रिया का साथ साथ एटीपी एरोबिक एटीपी बनाना बंद हुआ था, तो उसने एनारोबिकली एटीपी बनाना शुरू किया। उसने जब ऐसा किया तो पीएच बढ़ना शुरू हुआ, सॉरी एसिडिक मीडियम बढ़ना शुरू हुआ, मतलब पीएच डिक्रीज होना शुरू हुआ, बढ़ना नहीं डिक्रीज होना, ठीक है। उसकी वजह से सेल क्लम्पिंग हुई। तो ये सारे कारण हम जो है पीछे जो पढ़कर आए हैं। तो यहाँ ये कहना कि एक्टिवेटेड जो है ऑक्सीजन स्पीशीज रेस्पॉन्सिबल है, अकेले वो नहीं है, सिर्फ उनकी वजह से नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप है हमारा दो फ्रॉम इस्केमिया टू आपका रीपरफ्यूजन इंजरी, इस्केमिया से रीपरफ्यूजन इंजरी। व्हेन इस्केमिया इज फॉर समवट लॉन्गर ड्यूरेशन, जो आपने सेकंड स्टेज देखी है उससे भी लंबे समय तक इस्केमिया रहता है। देन रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू इंजर्ड बट वायबल सेल। देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये बता रहा है कि कुछ और समय के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आई, सेल इंजर्ड है बट वायबल, मतलब लेकिन जिंदा है वो, ठीक है, अभी सेल डेथ नहीं हुआ है। रादर देन रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, वो कहता इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिस्टोर करने की बजाय, ठीक है, पैराडॉक्सिकली डिटेरियोरेट्स, पैराडॉक्सिकली मतलब विडंबना कह लो या विरोधाभास कह लो, कि जो पैराडॉक्सिकली डिटेरियोरेट्स द ऑलरेडी इंजर्ड सेल्स, जो ऑलरेडी ब्लड आ गया तो क्या सेल बहाल हो जाएगी, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लंबे समय बाद ब्लड सप्लाई हुई है, ठीक है, तो हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यस ब्लड हैज कम, नो सेल विल सर्वाइव, बट पैराडॉक्सिकली जो शब्द यहाँ यूज किया इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि विडंबना यह है कि, ठीक है, या विरोधाभास कह सकते हो कि आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेल बहाल हो जाएगी लेकिन नहीं होती, वो सेल ऑलरेडी इंजर्ड है लेकिन वायबल है। वायबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर जिंदा रहने की क्षमता है उसको वायबल कहा जाता है। एंड लीड टू सेल डेथ, और उसकी सेल डेथ हो जाती है। दिस इज टर्म्ड इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी, इसी को हम जो है इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच फॉर्म्स ऑफ सेल इंजरी आर इरिवर्सिबल इंजरी, खास करके इन मायोकार्डियल इस्केमिया और सेरिब्रल इस्केमिया दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मायोकार्डियल का आप जानते हो, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए ब्लड ना मिले। देन दूसरा है सेरिब्रल इस्केमिया। तो इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब देखिए पीछे आपने जो सेकंड टाइप का परिणाम देखा था उसके अंदर आपने देखा था कि इतना ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का या फ्री रेडिकल्स का कोई रोल नहीं था, ठीक है, और बहुत कारण थे सेल डेथ के। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर एग्जांपल हम मायोकार्डियल इस्केमिया का लें या सेरिब्रल इस्केमिया का लें, यहाँ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इकट्ठी हो जाती हैं, या ऐसा कहें कि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ रीपरफ्यूजन इंजरी बाय फ्री रेडिकल्स इज कॉम्प्लेक्स। पीछे जो आपके दोनों टाइप के कंसिक्वेंसेस हैं वो आपने पढ़ लिए थे, रिवर्सिबल के भी और इरिवर्सिबल के, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। अब हम इस लेक्चर के अंदर खासकर जो स्ट्रेस देने जा रहे हैं वो इस बात पर देने जा रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स का क्या रोल रहेगा, ठीक है। सो आई रिपीट, ड्यू टू एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मतलब ये जो मायोकार्डियल इस्केमिया है या सेरिब्रल इस्केमिया है, इसमें सेल डेथ इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। सो द मैकेनिज्म ऑफ रीपरफ्यूजन इंजरी बाय फ्री रेडिकल्स इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम उस मैकेनिज्म को, अगर हम उस इवेंट्स को देखें कि रीपरफ्यूजन जो इंजरी है कैसे फ्री रेडिकल्स उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप थोड़ा सा एक चीज को ये ध्यान रखें कि पीछे आपने 2 स्टेज पढ़ी हैं, 2 परिणाम पढ़े इस्केमिया के।
फर्स्ट वन वाज रिवर्सिबल, दूसरा वाज इरिवर्सिबल है, तो थर्ड वन भी इरिवर्सिबल, लेकिन यहाँ सेल वाइबल है, सेल डेथ अभी हुआ नहीं है, उसको ब्लड मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और उसके कुछ परिणाम निकलेंगे, वो परिणाम जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेल डेथ के लिए। सो द मैकेनिज्म ऑफ रिपरफ्यूजन इंजरी बाय फ्री रेडिकल्स इज कॉम्प्लेक्स। इसको 3 स्टेप में जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज कैल्शियम ओवरलोड, सेकेंड वन इज एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जैसे आपका सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, आप सुपर ऑक्साइड हो गया आपका, देन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गया, देन पर नाइट्राइट हो गया। दीज ऑल आर द फ्री रेडिकल्स, ठीक है, विच आर formed and accumulated in large amount. Then third one is subsequent inflammatory reaction, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो that leads to the cell death। तो देखिए ये तीनों पॉइंट जो तीसरे परिणाम के अंदर आप स्टडी करने जा रहे हो, ये बातें पीछे 2 टाइप में नहीं आई थी, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक आते आते ये ध्यान आ गया होगा कि आपने रिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए एक अलग लेक्चर था, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए एक अलग लेक्चर था। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली इस्केमिया की। तो इस्केमिया और एक ऐसी इंजरी जिसके अंदर सेल वाइबल तो है, लेकिन वहाँ पर जो आपके फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो कैसे, किस मैकेनिज्म के अंतर्गत सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है।